नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो बिंदु है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क और इसके प्रकार। तो इस टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि कंप्यूटर और नेटवर्क का मीन यहाँ पर क्या है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क जो वर्ड है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसे हम डिस्कस करते हैं नेट प्लस वर्क। इट मीन्स नेट प्लस वर्क का मीन्स है कि नेट का मतलब होता है जैसे कि जाल, और वर्क मतलब है कार्य, कि जाल में जो कार्य किया जा रहा है उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले नेटवर्किंग के बारे में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के बारे में। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की है कि यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेज जो है अलग अलग जगह पर यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि राउटर है, प्रिंटर, आपका स्विच, ये सब आपके डिवाइसेज हैं और कंप्यूटर को आपस में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। और सारा जो डेटा है ये आपका सर्वर में स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये सारा जो कंप्यूटर में एक सिस्टम जो बना हुआ है ये एक जाल के रूप में डेटा का कम्युनिकेशन करता है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, कोई एक या दो की कोई बात नहीं है, दो से अधिक कितने भी कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सूचनाओं का अगर आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आप समझ लें कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ा जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में मल्टीपल डिवाइसेज का यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो मोडेम, सर्वर या फिर अन्य उपकरण जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में ध्यान से सुने, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जितने भी जो वर्किंग आपकी होती है उसे नोड या होस्ट के नाम से हम जानते हैं, जो कि प्रत्येक जो यूनिट होती है, जो प्रत्येक इकाई होती है, भले ही वो आपका कंप्यूटर है या प्रिंटर है या फिर आपका सर्वर है, उसे हम नोड या होस्ट के नाम से जानते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपका वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। और आज के टाइम पर तो आप देखते ही हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है नेटवर्क आपका वायरलेस नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नोड्स के मध्य डेटा ट्रांसफर पैकेट्स के रूप में होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो भी डेटा कम्युनिकेशन जब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे दो मल्टीपल डिवाइसेज के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है उसे हम नोड के माध्यम से डेटा पैकेट्स के रूप में। अब यहाँ पे पैकेट्स का मीन आप यहाँ पे समझ लें कि देखिए यहाँ पे जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा ट्रांसफर होगा तो छोटे छोटे यहाँ पर कुछ पैकेट्स यहाँ पर बना दिए जाते हैं और इन पैकेट्स का ट्रांसफर जो है वो दूसरी जो यूनिट हमारी होती है, दूसरी जो इकाई होती है, उस पर वो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं उनकी हेल्प करके जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में नोड की पहचान हम कैसे करें। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो भी नोड जो है, जो कि अलग अलग डिवाइसेज है, उनको हम पहचानेंगे कैसे। तो इनके लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसे बोला जाता है एक तो मैक एड्रेस, एक होता है आपका आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस इट मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि आपके जो भी मीडिया, आपने जो डिवाइसेज आप जिनको यूज में लेते हैं उन सभी का पर्टिकुलरली एक यूनिक एक एड्रेस होता है। प्रत्येक डिवाइस जो है अपने आप में जब कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो अपना एक सेल्फ एड्रेस क्रिएट कर लेता है, जिसे मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका आईपी एड्रेस, इट मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जब भी हम कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हैं तो आप जिस कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे होते हैं उसे हम कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कहते हैं। अब ये कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो मैक एड्रेस आप यहां से समझ लें कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो जितने भी जो आपके डिवाइसेज हैं, तो प्रिंटर आपका एक अगर नेटवर्किंग का एक डिवाइस है, एक नोड है, तो उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस बन चुका है
जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह से आईपी एड्रेस, और आगे हम बात करेंगे अगली स्लाइड में कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक एड्रेस आपका किस प्रकार से वर्किंग करता है। तो देखिए, किसी भी डिवाइस का जो भौतिक एड्रेस जो होता है, जो भी आप हार्डवेयर को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उस हार्डवेयर का जो एड्रेस है, आप कोई भी जो डिवाइस अब यूज में लेते हैं तो उस डिवाइस का जो एक पर्टिकुलर एक एड्रेस जो क्रिएट हो चुका है उसे हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब एक वर्ड है एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड है ये आपका एक स्थायी एड्रेस होता है। जब कोई भी जो प्रोडक्ट बनाया जाता है मार्केट में, जब वो लॉन्च होता है तो उसके साथ ही उसका एक एनआईसी एड्रेस जो है वो परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाता है। तो पहले के टाइम पर जब हम इंटरनेट कनेक्ट किया करते थे तो बाजार से एक स्लाइड बोर्ड लगा एक कार्ड लेकर आया करते थे, और उस कार्ड को जब हम लगाया करते थे तो पर्टिकुलरली उसका एक एड्रेस जनरेट हो जाता था, उसे हम एक स्थायी एड्रेस बोला करते थे। जब आप मार्केट से जब इंटरफेस कार्ड जब आप परचेज करेंगे तो उसका जो एड्रेस होगा वो पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे मोबाइल जब आप परचेज करते हैं तो उसका आईएमआई जो नंबर होता है वो नंबर पहले से ही बना हुआ होता है, और उसी की मदद से हम पहचान पाते हैं कि ये आपका स्मार्टफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कहाँ हुई है, कब उसका डेवलपमेंट हुआ है, और इसके आगे की जो जितनी भी जो आगे की जो प्रोसेस है ये सब उसी नंबर से, ईएमआई नंबर से जब प्रोसेस होती है। इसी तरह से हर प्रोडक्ट को भी हम आपका मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिवाइस चाहे किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, हम उसका मैक एड्रेस से उसका पता लगा पाते हैं। और जो मैक एड्रेस जो होता है ये आपका 12 डिजिट का हेक्सागोनल नंबर होता है, जो कि 48 डिजिट का होता है। और ये जो 48 जो डिजिट हैं इनमें भी कई डिवाइडेशन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक एड्रेस जो कि 12 डिजिट का जो हमारा एड्रेस है, जिसमें आपके शुरू के मतलब प्रारंभ के जो 6 डिजिट है, जो कि निर्माण के समय जिसकी एक आईडी जनरेट होती है, जिसे ओवीआई या यूनिक आइडेंटिफायर के नाम से और जानते हैं। और जो अंतिम जो 6 डिजिट हैं, हम 12 डिजिट की बात करें तो अंतिम जो 6 डिजिट है जो कि 16 बिट का होता है, उसका एड्रेस लगभग आपको इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे एड्रेस अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। और क्योंकि अब जितने ज़्यादा डिवाइसेज यूज में आने लगे, क्योंकि धीरे धीरे जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेज का जैसे जैसे हम यूज बढ़ा रहे हैं उतने ही ज़्यादा स्मार्टफोन्स की संख्या बढ़ रही है, कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका जो आईपी एड्रेस और ये जो जनरेट होते हैं ये भी मल्टीपल संख्या में आपके होने लग गए हैं। अब इसे हम किस कैटेगरी में हम आईपी एड्रेस को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को जो डिवाइड करने की जो फैसिलिटी है उसको हम देख सकते हैं कि प्रत्येक डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है उसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और जैसे ही आपका नेटवर्क बदलता है, इट मीन्स नेटवर्क बदलने का मतलब है कि जब आप अभी नेटवर्क के बारे में जैसे लैन, मैन या वैन या पैन, तो इन नेटवर्क में जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से जब हम कनेक्ट होते हैं और उसी साथ ही हमारा जो आईपी एड्रेस है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस अलग होगा, जब आप इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होंगे तब आपका आईपी एड्रेस अलग होगा, और अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगे तो उसी समय आपका आईपी एड्रेस एक नया रूप आपका ले लेगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, एक तो है IPv4 और एक है IPv6। और अभी करंट टाइम पे आपका IP6 जो प्रोटोकॉल है उसका यूज लिया जाता है, जिसमें डिफरेंस अगर हम देखें तो एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि IP4 आपका कितने बिट का होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 32 बिट, जबकि IP6 है वो आपका 128 बिट का होता है। इसी तरह से इसमें 0 से 255 तक की संख्याएं 4-4 के ग्रुप में लिखी जाती है, मतलब जो वैल्यूज आपकी जो होती है, जो डेटा बिट्स जो होती हैं, ये आपके 0 से लेकर 255 तक की संख्याओं में होता है। और जबकि यहाँ पे इसमें जो अल्फाबेट्स जो होते हैं ये आपके 8 समूहों में, डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 4 समूह था और यहाँ पर 8 समूह में होता है। इसका आईपी एड्रेस लगभग इस तरीके का देखने को मिलता है, जैसे 192.168.0.178 ऐसा डिजिट में देखने को मिलता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नेटवर्किंग के डिवाइसेज बढ़ने लगे, नेटवर्किंग का यूज बढ़ने लगा, उसी के अकॉर्डिंग अब एड्रेस जो है लगभग इस प्रकार का आपका जनरेट होने लगा।
क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में हमारे डिवाइसेज बढ़ रहे हैं तो हमको उनका आईपी एड्रेस भी, क्योंकि ये यूनिक होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल नंबर है, पहले छोटे डिजिट में, जैसे अभी 10 डिजिट का है, पहले लैंडलाइन जो फ़ोन है पहले कम डिजिट का हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ने लगा, और मोबाइल नंबर भी आगे जाके भविष्य में ऐसा होगा कि 10 डिजिट से ऊपर आपका चले जाएगा, क्योंकि इनकी परमुटेशन संख्याएं भी आपके समय के अनुसार बढ़ती जाएगी। शुरू में आपके IP4 वाले जो नेटवर्किंग के जो IP एड्रेस थे वो आपके प्रचलित थे, और अब जो है आपके इंटरनेट पर संख्या बढ़ जाने की वजह से IP6 जो है वो ज़्यादा पॉपुलर आपके हो चुके हैं। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो एग्जाम में जो आपका जो प्रश्न आता है वो आपका आता है कि 32 बिट का और 128 बिट का आपका आंसर जो है वो पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि नेटवर्किंग में टाइम टू टाइम कैसे आपका डेवलपमेंट हुआ है, उस विकास की हम देखें तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे इट मीन्स है कि हम इतिहास को किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ARPANET की। अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि अमेरिका की एक संस्था थी, उन्होंने 1961 में एडवांस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जितना भी कंप्यूटर जो थे इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ने लगी थी, एक समय के अनुसार सारे डेटा जो एक कंप्यूटर में तो रखना पॉसिबल नहीं था, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स में जब हमारा डेटा रखा हुआ था तो उनको कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जितने भी कंप्यूटर्स में जितना भी जो डेटा रखा हुआ है वो आपस में कनेक्ट होने लगे। तो 1969 में ARPANET ने ये इसका सिस्टम जो है सबसे पहले फंक्शनल रूप से इसको शुरू किया, और उसके बाद 1971 में रे टॉमिल्सन, आपने नाम सुना इसका, रे टॉमिल्सन ने नेटवर्क मैसेज का स्टार्ट किया, और @ का चिन्ह भी उन्होंने दिया, जिसे हम आज @ के नाम से जानते हैं। 1974 में जो डेवलपमेंट था, इसके बाद में आप उसे टेलनेट के नाम से जानने लगे। तो आपको ये याद रखना है कि 1974 में टेलनेट, इसका मतलब है दूर बैठे हुए नेटवर्क बनाना। टेल का मतलब हो गया यहाँ से दूर बैठे हुए जो आप नेटवर्किंग तैयार करते हैं, जिसमें दूर बैठे हुए आप डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम टेलनेट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 1982 में आपका TCP/IP का स्टार्ट हुआ। TCP/IP का मतलब था यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसे हम ARPANET के नाम से जानते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से आपका TCP/IP प्रोटोकॉल का स्टार्ट हुआ। 1983 में आपका DNS सिस्टम, इट मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। आज हम जितनी भी जो वेबसाइट्स जो हम देखते हैं उनका पर्टिकुलर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। तो जैसे .com लगा हुआ होता है, आपने देखा है, आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसके बारे में। .org जो आप देखते हो उसे हम डोमेन नेम के नाम से हम जानते हैं, जो जिसकी जो स्टार्टिंग है वो आपकी 1983 में आपकी हुई। और उसके बाद 1986 में NSF नेट के जरिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसका नेट का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ, जिसमें एक एक करके लगभग सभी डिवाइसेज को आपस में जितने भी जो हार्डवेयर थे उनको कनेक्ट करने की स्टार्टिंग यहाँ पर हुई। और उसके बाद 1990 में टिम बर्नर्स-ली, ये नाम आप याद रखें यहाँ पे, टिम बर्नर्स-ली ने CERN जो एक संस्था है, और उस संस्था में URL एड्रेस और WW का स्टार्ट किया। और W का जो डेवलपमेंट है ये याद रखें, वर्ल्ड वाइड वेब का जो नाम दिया था, जिसका जनक जिसे कहा जाता है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि WW का आविष्कार किसने किया, तो नाम याद रखें, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी शुरुआत की। और 1997 में आपके फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई का स्टार्ट हुआ। वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडिलिटी, जिसमें आप बिना वायर के डेटा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो वाईफाई की जो स्टार्ट है, और ये इसका एक प्रोटोकॉल का जो एड्रेस था वो बना, और इसके बाद में कई इसके वर्जन आने लगे, जैसे कि आज हम देखते हैं 802.11 के बाद में 10, 9, 13, 14 भी आगे कंटिन्यू इसका चलते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वाईफाई की जो स्टार्ट है वो आपका 1997 में बन चुका था। और इस समय जब हम आज ये क्लास ले रहे हैं तो मैक्सिमम जो फैसिलिटी आप जो देख पा रहे हो वो वाईफाई के जरिए आप इसको देख पा रहे हो, वायरलेस फिडिलिटी। तो फुल फॉर्म भी इसकी याद रखें।
तो ये हमने पढ़ा है कंप्यूटर का इवेल्युएशन, क्योंकि जो नेटवर्किंग आप आज देखते हैं इनमें बनने में काफी सालों का समय लगा है और आज हम इस डेवलपमेंट रूप में देखते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसमें है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देखने से पहले आप एक इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे जो भी आपका पर्सन है जो कि पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क से जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका स्मार्ट वॉच के जरिए आपको कंप्यूटर में जो एक अपना लोकल एक नेटवर्क जो बना लेता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो बना लेता है, उसे हम पैन के नाम से जानते हैं। और ये जब मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट हो, एक लिमिटेड एरिया में जब कनेक्ट होता है तो उसे हम लैन के नाम से जानते हैं। इट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद में आपका आता है मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब होता है कि एक सिटी में जितनी भी संस्थाएं हैं या जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डेटा का कम्युनिकेशन कर सकें। तो मैन का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक शहर में जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं वो अगर आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे किसी एक बैंक की ब्रांच है तो बैंक की जितनी भी जो ब्रांचेज होंगी वो अगर आपस में डेटा का कम्युनिकेशन कर पाती है तो उसे हम मैन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और फिर इससे भी बड़ा रूप जो कि है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, संसार भर के जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं वो अगर आपस में आपके कनेक्ट हो जाते हैं तो जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आजकल तो है ये आपका क्लाउड स्टोरेज जो सिस्टम है उस पर जो डेटा आपका संग्रहित होता है जिसे हम क्लाउड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें अगर आपका जो यहाँ पे हमने देखा है जैसे पैन, लैन, मैन और वैन, तो इनको डिस्टेंस के आधार पर डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे पर्सनल एरिया जो नेटवर्क था इसकी जो रेंज है ये आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो ओनली 10 मीटर्स, मतलब एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कि आप ब्लूटूथ की हम बात करें या मोबाइल का जैसे हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो वो हमारा एक पर्सनल एरिया, एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि आपका 1 किलोमीटर तक का हो सकता है, जैसे किसी कॉलेज का कैंपस हो, किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर आप जितने भी जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है उनमें अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसे हम 1 किलोमीटर के एरिया को उसे हम कहा जाएगा आपका लैन। और इसके बाद हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी जो रेंज होती है वो लगभग 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर की एरिया में लगभग आने वाले, यहाँ पे फिक्स नहीं होता 40 किलोमीटर, एक अप्रोक्स, जैसे FM आपने देखा होगा, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो एक FM के जो हमारे जो नेटवर्क आते हैं रेडियो में, ये एक शहर में काम करते हैं। जिस सिटी में आपका जो नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है उस सिटी में आपके FM का नेटवर्क आता है। जब आप किसी अदर सिटी में जब आप चले जाते हैं तो वहां पे उस शहर का नेटवर्क आ रहा होता है। तो एक सिटी में आने वाले जितने भी डिवाइसेज को जो कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज करते हैं। और जैसे जैसे देखो जितने ज्यादा आप रेंज तक जाएंगे इनकी स्पीड उतनी ही कम होने लगती है, क्योंकि जितना डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी डेटा कम्युनिकेशन की, डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो आपकी उतनी ही कम होने लगेगी। और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आपके इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ संसार भर के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो हमने पढ़ लिया है पैन, लैन, मैन और वैन। बढ़ते हैं आगे। तो नेटवर्किंग डिवाइस, तो आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेज के बारे में। तो और इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक डिवाइसेज के बारे में हम डिस्कस कर लें, जो कि है आपका मोडेम, ईथरनेट कार्ड, RJ45, रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर और गेटवे। ये आपके ऐसे नेटवर्किंग डिवाइस, ऐसे उपकरण हैं जब हम किसी भी नेटवर्क से जब हम जुड़ना चाहते हैं, लैन, मैन, पैन या वैन, तो उस समय इन डिवाइसेज, इन उपकरणों का हमको यूज लेना होता है। तो अभी हम सबसे पहले जो हमारे पास जो डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस, जिसमें हम बात करेंगे मोडेम की। तो मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का जो मतलब है, जो कि आपका नेटवर्क में डेटा सेंड करता है और रिसीव करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को मिलाकर
आपको मॉडेम इसका वर्ड नाम रखा गया है, जहां पर सेंडर नए सिरे से आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आप इतना समझें कि मॉडेम जो वर्ड बना है ये आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और जो रिसीवर है जिसे हम डीमोड्यूलेटर बोला जाता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में आपका कन्वर्ट करता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और हम डायग्राम के रूप में अगर देखें तो देखिए ये आपका आईएसपी है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि डिजिटल सिग्नल यहां पर भेजता है। आईएसपी मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में एक मॉडेम दिया हुआ है जो कि एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो सकता है। और उसके बाद जो सिग्नल है, ये सिग्नल जो है आपका यहाँ पे डीएसएल जो मॉडेम रखा हुआ है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इट मीन्स आपका टेलीफोन का जो कनेक्शन है उसको हम बात बोलेंगे, और ये डिजिटल सिग्नल को आपके कंप्यूटर में शो करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज वो भी आप यहां से पहचान लें कि डिजिटल सिग्नल को आपको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, जबकि एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो आपके इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मॉडेम आपके समझ में आ गया होगा कि डीएसएल जो सिग्नल होता है हमारे जो टेलीफोन के जो जरिए हम जिनका यूज लिया करते हैं, और सिग्नल को जब आगे पहुंचाया जाता है तो यहाँ पे हमारे लिए मॉडेम सबसे महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म इसकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। बढ़ते हैं अगले डिवाइसेज की ओर, और अगला जो डिवाइसेज है वो है हमारा ईथरनेट कार्ड। तो सबसे पहले एक बार इसकी इमेज आप देख लें। ये आपका ईथरनेट कार्ड होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आपका जो सीपीयू कैबिनेट होता है, जिसमें मदरबोर्ड में एक प्लेट के रूप में आपका ये जो कार्ड है वो आपका लगा दिया जाता है। और ये आपका जो पिछला हिस्सा है ये आपको वहां पर नजर आता है, जहां पे हम एक केबल कनेक्ट करते हैं। आगे उस केबल के बारे में देखेंगे। RJ45 कनेक्टर जो होता है आपका, तो यहाँ पर कनेक्टर आपका लगा दिया जाता है और नेटवर्किंग के लिए ये आपका डिवाइस होता है। तो NIC कार्ड भी इसे कहा जाता है। और NIC जो कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड है, जब मार्केट से हम परचेज करके लाते हैं तो उसी समय उसका एक एड्रेस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर इस सर्किट के रूप में इसको कनेक्ट किया जाता है, और इसकी जो साइज है, ये कार्ड 10 Mbps तक की स्पीड से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड को डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NIC कार्ड। हालांकि अब ये जो कार्ड है NIC कार्ड, इनका यूज अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इन डिवाइसेज के बजाय हम चिप का यूज करने लग गए। मदरबोर्ड में इन NIC कार्ड की जगह या ईथरनेट कार्ड की जगह अब चिप के रूप में लगाया जाता है। अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं होती। और आजकल जो है वाईफाई का जो सिस्टम है वो ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर एक RJ45 कनेक्टर हम यहाँ पे नेटवर्किंग वायर के रूप में हम आगे देखेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो ये आप ईथरनेट कार्ड, जो कि NIC कार्ड के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले डिवाइसेज, जिसे हम बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। तो जिसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक RJ45 कनेक्टर होता है, जिसमें आपके 8 वायर आपके होते हैं। तो 8 वायर्स जो आपके होते हैं, जिसमें सिग्नल को रिपीट करके रीजनरेट आपके सिग्नल को किया जाता है और इनको कनेक्ट यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो पीछे की तरफ जो जैक लगा हुआ होता है, अभी मैं जो पिछली जो इमेज थी एक बार वापस से देख लेते हैं। ये जो आपका एक जैक जो बना होता है, इस जैक में जैक RJ45 जो ये जैक बना होता है, इस जैक में इसको लगाया जाता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड जैक, RJ मीन्स है रजिस्टर्ड जैक, और 45 इसका एक मॉडल है। तो यह एक छोटा सा प्लास्टिक का एक प्लग होता है, जैसे हम बिजली का एक जो बिजली में हम जो प्लग लगा दिया करते हैं, उसी तरह से इसे प्लग के रूप में लगा दिया जाता है, जिसमें आपके 8 वायर्स या 8 पिन्स होती हैं, और इनके कलर के दो कलर के इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगले डिवाइसेज की हम बात करें, जिसे बोला जाता है रिपीटर्स। तो जो सिग्नल जब हम ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती ही है कि सिग्नल जो है वो आपके कमजोर पड़ने लग जाते हैं। मतलब जिस स्पीड से डेटा कम्युनिकेशन हुआ है, डेटा ट्रांसफर हुआ है, वो उतनी पावरफुल तरीके से आगे तक नहीं जा पाता। तो ऐसी स्थिति में दूरी के साथ जो कमजोर पड़े जो सिग्नल हमारे हैं, उन सिग्नल को वापस से रिपीट करने के लिए या रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि उतनी स्पीड से आगे तक जाए, हम रिपीटर्स का यूज करते हैं।
तो रिपीटर आपके कमजोर पड़े हुए सिग्नल्स को रिपीट या रीजनरेट करने के लिए यूज में लेते हैं। अगला डिवाइस है हमारा हब। तो हब का पहले एक बार आप पिक्चर से एक बार देख लें। देखिए, हब आपका एक ये जो डिवाइस है जिसमें अलग अलग जो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपके लगे हुए हैं और इनका सभी का जो वायर है ये अलग अलग वायर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मल्टीपल डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम कनेक्शन कर रहे हैं तो जैसे साइबर कैफे में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर लैब जो होती है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो सभी के लिए हमको अगर नेटवर्क का डेटा हमको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हम हब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क से जुड़ी किसी भी डिवाइस तक डेटा को आगे तक पहुंचाने के लिए हम हब का यूज करेंगे, जिससे कि सभी डिवाइसेस तक डेटा आपका पहुंच जाए। और डेटा को जब एक साथ जब 2 डिवाइस पर भेजा जाता है तो डेटा आपका लॉस नहीं हो, क्योंकि डेटा पैकेट्स के रूप में जो है आपका भेजा जाता है, तो लॉस नहीं होने से बचाने के लिए भी हम हब वगैरह का यूज करते हैं। और आगे इस हब को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे ये तो हो गया हब आपका, और एक बात करेंगे हम स्विच के बारे में। तो स्विच जो आपका जो डिवाइस है, इस स्विच में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक अलग कंप्यूटर है, ये अलग है, ये 4 कंप्यूटर हमारे अलग अलग रखे हुए हैं। तो इनका डेटा जो है अगर सेंट्रलाइज तरीके से हम एक जगह पर रखना चाहते हैं तो हम स्विच के रूप में उस डेटा को यहाँ पर रख देते हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को 2 से अधिक डिवाइसेस से डेटा को पहुंचाने के लिए जो प्राप्त डेटा जो हमको मिलता है, क्योंकि डेटा जो है वो आपका स्विच के जरिए आपके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए स्विच डिवाइसेज का हम यूज करते हैं। और अगर जब एक डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है और बीच में अगर डेटा कोई इनकरप्ट भी हो जाता है, अगर करप्टेड जो डेटा होता है, तो उसको वापस से रिपेयर करने का काम भी आपका स्विच डिवाइस करता है। तो यहाँ पे जो करप्ट हो गया किसी भी वजह से, डिस्टेंस की वजह से या किसी भी ट्रैफिक की वजह से अगर डेटा अगर करप्ट हो भी गया है तो उसको रिपीट करने का काम, उसको वापस से रिपेयर करने का जो काम है वो आपका स्विच डिवाइस करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगला जो डिवाइस है वो है हमारा राउटर। राउटर जो वर्ड बना है वो बना है आपका रूट वर्ड से। रूट का मतलब होता है आपका पाथ या फिर एक रास्ता। तो इंटरनेट को लैन से जोड़ने के लिए, क्योंकि इंटरनेट आपका वैन हो गया और जब वैन को जब हम लैन से जोड़ेंगे तो इसके लिए हम राउटर का यूज आपका करते हैं। तो रूट बनाने का जो काम है कि राउटर में डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए हम यहाँ पर राउटर का यूज करते हैं। तो एक बार डायग्राम के रूप में अब यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये आपका एक इंटरनेट जिसे हम ग्लोब के जरिए यहाँ पे शो करते हैं, और ये आपके जो राउटर हैं ये आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये अलग अलग स्विच के जरिए आपके जितने भी जो कंप्यूटर जो डिवाइसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका अलग क्लाइंट है, ये अलग अलग क्लाइंट है, प्रिंटर है, सर्वर है, तो इनको जब कनेक्ट करना होगा तो एक रूट बनाने के लिए अलग अलग डिस्टेंस पर हमको राउटर लगाने होते हैं। तो ये जो राउटर होता है ये क्या होता है कि सिग्नल को, कमजोर पड़े हुए सिग्नल को वापस से रीजनरेट करता है। और ये जब हम इंटरनेट का जब हम कनेक्शन लेते हैं, आपने देखा होगा कि घरों में जो राउटर आपका जो लगा होता है केबल के माध्यम से जो लगा हुआ होता है, उसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए हमारे पास अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास लैन है या हम स्मार्टफोन को भी यूज में करते हैं, आजकल तो वैसे वाईफाई राउटर का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो अन्य डिवाइसेस तक लैन तक पहुंचाने के लिए आपका राउटर का जो है वो यूज किया जाता है। और यहां पर आप एक चीज देखें कि राउटर जो है आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका जो राउटर के रूप में और एक आपका मॉडेम के रूप में। तो आजकल जो है मॉडेम की बजाय एक वाईफाई राउटर जो है ये दोनों काम एक साथ करने में सक्षम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मॉडेम के रूप में जो केबल का जो कनेक्शन हम लेते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन जब हम किसी भी कंपनी का आईएसपी के जरिए जब हम परचेज करते हैं, तो उन सिग्नल्स को जो केबल से जो प्राप्त हमारे जो एनालॉग जो सिग्नल होते हैं, उन एनालॉग सिग्नल को पहुंचाने के लिए, डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए भी हमारा जो राउटर है वो हमारा यूज में आता है। तो राउटर का मीन आप समझ गए होंगे। राउटर का मतलब है जो कि एक रूट प्रदान करता है आपके मल्टीपल जो डिवाइसेज हैं। आपको जब लैन से आप कनेक्ट करते हैं, वैन से जब आप कनेक्ट करते हैं,
तो उसके लिए आप राउटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आप डायग्राम के थ्रू आपने यहाँ पे देख ली होगी कि किस तरीके से ग्लोब से ये आपका लैन नेटवर्क है और यहाँ पर आपका वैन नेटवर्क है। तो लैन से वैन से कनेक्ट करने के लिए, लैन टू मैन करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। अगला जो डिवाइस है वो है हमारा गेटवे। गेटवे मतलब कि एक तरह से रास्ता बनाने के लिए आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा इंटरनेट है और यहां पर हमारे जो वेब सर्वर हैं वो बने हुए हैं और ये हमारे मल्टीपल वर्क स्टेशन, ये आपके कितने भी हो सकते हैं। तो जो गेटवे है एक तरह से मिडवे का एक दीवार के रूप में, क्योंकि इसे गेटवे के रूप में बताया, एक दीवार के रूप में काम करता है कि जब हम हमारे लोकल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब हम डेटा भेज रहे हैं, मतलब कि इंटरनेट पर जब हमारा डेटा हम सेंड कर रहे हैं, तो इस गेटवे के जरिए, मतलब इस दरवाजे के जरिए ही हम डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जांच कर लेता है कि यहाँ पे जो आपका देखो, यहाँ पे देखो आप, ये आपका एक गेटवे जिसको एक दीवार की तरह एक इंडिकेट यहाँ पर किया गया है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, मतलब डेटा अगर आता है, मतलब जब आप कंप्यूटर से अगर कुछ डेटा ले रहे होते हैं, जैसे कि डाउनलोड अगर आप करते हैं या फिर आप अपलोड अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री करें या फिर एग्जिट करें, तो उसके लिए आपको गेटवे जो है आपका उसका यूज किया जाता है। तो हालांकि आजकल के जो राउटर है वो गेटवे के रूप में आपका काम करते हैं और कुछ नेटवर्क में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ये कॉम्बिनेशन के रूप में होता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गेटवे आपका कोई पर्टिकुलर एक फिजिकल डिवाइस हो, तो फिजिकल डिवाइस नहीं होता, ये पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। हार्डवेयर में जैसे कि राउटर हो गया और सॉफ्टवेयर आपका एक डिजिटल कंप्यूटर में इस प्रकार की कुछ सेटिंग्स की जाती है जहां पर आपका डेटा एंट्री करने से पहले और एग्जिट करने से पहले उसका डेटा कम्युनिकेशन का एक सर्किल, एक पाथ जो है वो बनाया जाता है। एक नया जो वर्ड है हमारे पास है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मीन यहां पर होता है कि जहां से आप कोई इंटरनेट का जब आप कनेक्शन लेते हैं, कोई लोकल नेटवर्क का जब आप कनेक्शन लेते हैं, तो उसे हम आईएसपी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एक तरह से नेटवर्क प्रदान करती है जिसे हम आईएसपी के नाम से जानते हैं, जैसे कि जियो का नेटवर्क हो गया, बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ये एक आपके आईएसपी के रूप में काम करते हैं और जो लोकल नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट से जोड़ने का काम आपका करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए हम ये वर्क करते हैं। आगे हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि फिजिकल रूप से जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो फिजिकल रूप से जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो हमने जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया है, जो संरचना हमने जो तैयार की है, उसे हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो टोपोलॉजी को फिजिकल रूप से कैसे, कि जैसे कि आपकी मान लो कि कंप्यूटर लैब है किसी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में, तो वहां पर जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो वायरिंग सिस्टम, जो स्ट्रक्चर जो आपका बनाया हुआ है, उसे हम मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार और ट्री टोपोलॉजी में हमने डिवाइड किया है। इनके और भी कई मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिक जो फिजिकल जो कनेक्शन है, जिन्हें हम भौतिक रूप से जिनका हमने कनेक्शन किया है, उसे हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम सभी टोपोलॉजी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जो कंप्यूटर हैं ये सभी आपका किसी न किसी कनेक्शन के रूप में आपका कनेक्ट होते ही हैं। इट मीन्स सभी डिवाइसेज आपस में जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, तो एक एक करके नहीं है, मतलब सारी डिवाइसेज हैं वो आपस में डेटा शेयर करने के लिए अवेलेबल होती है। हालांकि ये जटिल भी होती है क्योंकि देखिए यहाँ पे वायरिंग बहुत ज्यादा आपकी हो चुकी है, तो वायरिंग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है महंगा भी ये पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में अगर कोई ये प्रश्न आए कि इनमें से सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है, सबसे जटिल टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे कठिन टोपोलॉजी जो है वो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है, क्योंकि इसमें जो वायरिंग है वो सबसे ज्यादा लगती है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी एक बार मैं आपको बता दूं। इसमें जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है n मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई 2। कि आप अगर यहाँ पे, मैं एक बार यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बता दूं कि अगर आपको 5 कंप्यूटर्स अगर आपको कनेक्ट करने हैं, तो 5 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे
5 में एक कम, मतलब 420 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपको 10 कंप्यूटर आपस में आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज में लेना होगा। इट मीन्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 10 वायरिंग की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। देखिए रिंग टोपोलॉजी क्या है कि आप यहाँ पे देखिए एक रिंग के रूप में आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, जिसमें आप डेटा का कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में, जिसे हम डेटा क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, तो डेटा का कम्युनिकेशन इधर से होता है। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये सबसे कम सुरक्षित होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर गलती से अगर यहाँ पे बीच में से अगर कनेक्शन हट गया तो डेटा का कम्युनिकेशन का जो सर्किल है वो आपका पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इसीलिए सबसे कम सुरक्षित आपकी टोपोलॉजी जो है वो आपकी रिंग टोपोलॉजी है, क्योंकि एक ये रिंग के आकार में होती है, लेकिन सबसे कम सुरक्षित भी यही है। नेक्स्ट है आपकी बस टोपोलॉजी। ये आपकी सबसे सस्ती टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल वायर से यहाँ पे बीच में आपका एक वायर है और यहाँ से अलग अलग जो कनेक्शन है वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सारे जितने भी जो डिवाइसेज हैं वो आपके सिंगल वायर से यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं और डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जो है सिंगल माध्यम से, यहाँ पे केवल एक वायर होता है, इसलिए सबसे सस्ता भी है, लेकिन ये सुरक्षित भी नहीं है। क्योंकि अगर बीच में बाय द वे अगर यहाँ से कनेक्शन बीच में से अगर कट गया तो आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है वो आगे तक के लिए पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। तो सबसे जो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे कम सुरक्षित ये आपकी टोपोलॉजी होती है। अगली टोपोलॉजी है वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार के रूप में जैसे स्टार होता है तो सेंट्रलाइज डेटा जो है आपका यहाँ पर स्टोर होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल डिवाइस से किसी भी डिवाइस पर आप डेटा यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीकृत तो डिवाइस है, लेकिन नुकसान इसका ये है कि अगर गलती से जो बीच वाला जो डिवाइस है अगर यहाँ पे अगर खराब हो गया, जो बीच में जो हमारा जो डिवाइस है जिसे हम सर्वर कह सकते हैं, तो आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि सारा डेटा जो है वो आपका मिड से आगे की तरफ आपका ट्रांसफर होता है। तो ये आपका पूरा नेटवर्क को खराब कर देगा अगर आपका बीच का जो डिवाइस है वो आपका खराब हो गया। इसके अलावा जो अगली टोपोलॉजी है जिसे हम ट्री या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब है जहां पे एक से ज्यादा टोपोलॉजी का हम यूज लेते हैं, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आपस में जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार की जितनी भी जो टोपोलॉजी है, मल्टीपल टोपोलॉजी से हम कहते हैं, उसे हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अलग एक टोपोलॉजी का जो हिस्सा है, इनको अलग अलग नेटवर्क को मल्टीपल टोपोलॉजी को एक तरह से जोड़ा गया है। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक नेटवर्क है, इसके यहाँ पे 2 पार्ट बना दिए और यहाँ पे हमने 2 पार्ट यहाँ पर बना दिए। तो इस तरीके से जो नेटवर्किंग होती है उसे भी हाइब्रिड या ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। और एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है, वो भी मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आपके कंप्यूटर में जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी हमने यहाँ पे बस टोपोलॉजी का एक हिस्सा बना दिया है, ये आपका बस टोपोलॉजी आपका हो गया, ये बस टोपोलॉजी है। और इसी टोपोलॉजी में से अगर हम यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के रूप में भी अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूं, इसी नेटवर्क को अगर आप रिंग टोपोलॉजी के रूप में इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे, तो आप एक से ज्यादा टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का जो मिक्स हो गया, इसे भी हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मल्टीपल टोपोलॉजी का जो कलेक्शंस है इसे हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है, तो एक बार वापस से आप देख लें। यहाँ पे है आपकी मैश टोपोलॉजी जिसमें सारे डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड थे। रिंग टोपोलॉजी में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपस में कनेक्शन होता है। बस टोपोलॉजी में आपके सिंगल वायर से सारे कनेक्शन होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल एक आपका डिवाइस होता है जिसमें सारा डेटा ट्रांसफर जो होता है वो सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से होता है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी जिसमें आप मल्टीपल टोपोलॉजी का जो कनेक्शन होता है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरनेट और WWW में अंतर क्या है। देखो एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे हम ऐसा समझते हैं कि इंटरनेट और जो WWW जो है वो आपस में एक ही चीज है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो आप यहाँ पे देखें
कि इंटरनेट जो है वो आपका ग्लोबल रूप से जो नेटवर्क से आपका जुड़ा हुआ है, जिसे कोई भी फाइल हो या डेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जुड़ी हुई सारी डिवाइसेज जो हैं वो आपका एक ग्लोबल नेटवर्क जो बनाती है उसे हम इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है www, ये आपको वेबसाइट्स के माध्यम से सूचनाओं को जब देती है तो उसे वेबसाइट्स का जो समूह होता है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। ये कैसे, एग्जांपल के लिए समझ लें। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिन डिवाइसेज में इंटरनेट चले उनमें वेबसाइट भी चले। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे एटीएम जो होता है, एटीएम में इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन वहां पर पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट ओपन नहीं है, जबकि इंटरनेट तो उसमें कनेक्ट है। वाईफाई जो कैमरे हैं, जो कैमरे का जो एक डिवाइस है, उनमें आपका इंटरनेट तो चल रहा है, जो कैमरे हैं उनमें भी डिवाइसेज में नेट तो चल रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी वेबसाइट आपकी ओपन नहीं है। जो कैमरे हम लगाया करते हैं, सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं। जबकि www जो है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, यहां पर हम दृश्य से संबंधित, जिसको हम विजुअल रूप में हम देख पाते हैं, उसे हम www के नाम से जानते हैं। और इसके जो पार्ट है वो आपका, एक तो है आपका HTML, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रिसोर्सेज नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे मदर टंग कहते हैं, जिसमें हम वेबसाइट्स का निर्माण करते हैं। तो मैक्सिमम जितनी भी जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी HTML पे ही बनती है। हालांकि अभी तो बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे PHP, .NET, उन पे भी, बूटस्ट्रैपर पे भी वेबसाइट बनती है, और भी कई लैंग्वेजेज का हम यूज करते हैं, लेकिन जिसे मदर टंग के नाम से जानते हैं वो होती है आपकी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक है आपका URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो प्रत्येक जितनी भी जो वेबसाइट होती है उसका जो एक एड्रेस जो हमारा होता है आइडेंटिफायर, उसे हम URI या URL के नाम से जाने जाते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोनों में एक बार मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पेज पर पहुंचते हैं तो उसे तो हम बोला जाएगा आइडेंटिफायर, पर्टिकुलर किसी एक पेज पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक संस्था की अगर आप एक वेबसाइट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ignu.com, तो .com का जो एड्रेस है वो आपका एक URL होता है। जबकि यहाँ पे अगर स्लैश लगा के अगर कोई पेज बना हुआ है जैसे कि admission.php, तो वो पर्टिकुलर एक एड्रेस बन गया जिसे हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। ये आपका एक जो प्रोटोकॉल है आपका है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब भी हम समझ लें कि कंप्यूटर में नेटवर्किंग के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। मतलब कुछ ऐसे निर्देशों का एक समूह होता है। तो यहाँ पे जैसे कि HTTP यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत हम वेब पेज को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं जिसे हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स के जरिए वेबसाइट के माध्यम से हम दिखाते हैं, तो वेब पेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर जो हम देख रहे थे, इन लैंग्वेज का यूज करते हैं। साथ में आपका URI या URL होता है, और HTTP जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स के जरिए हम वेबसाइट को www के माध्यम से हम देख पाते हैं। अब इंटरनेट का निर्माण कैसे होता है, कि इंटरनेट बना कैसे। देखिए, इंटरनेट जो आपका बना है ये आपका किस प्रकार से बना है, कि यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख के समझ जाएंगे कि मल्टीपल कंप्यूटर्स, यहाँ पे एक बैकबोन नेटवर्क है, यहाँ पे इन नेटवर्क को पहले सेंट्रलाइज तरीके से, और उसके बाद आपका एक रीजनल ISP जो होता है, रीजनल मतलब एक क्षेत्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और उसके बाद में आपका जो लोकल एक नेटवर्क है, तो ये आपका एक बड़ा NSP, एक नेशनल लेवल का हो गया। उसके बाद आपका एक रीजनल लेवल का नेटवर्क, और फिर आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपकी स्कूल या कॉलेज वगैरह में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। तो ये आपका एक एक करके नेटवर्क का जो पार्ट बनता है, जिसमें हम बात करें कि एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर। उसके बाद में आता है आपका एक मॉडेम, मॉडेम के बाद में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कोई भी एक कंपनी या जो इंटरनेट देने वाली जो कंपनी है उसे हम ISP के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका एक रीजनल एक नेटवर्क आपका बनता है, जो कि किसी स्टेट वाइज हो सकता है, और उसके बाद नेशनल लेवल का एक नेटवर्क बनता है, और उसके बाद हम ग्लोबल नेटवर्क, जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर लैन में आपके जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो आपस में डेटा तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसे हम इंटरनेट नहीं कहेंगे,
इंटरनेट आप उसे तभी कहेंगे जब वो आपका ग्लोबल रूप से आपका डेटा कम्युनिकेशन कर पाता है। तो जो ग्लोबल रूप से जो डेटा कनेक्शन होता है उसे ही हम इंटरनेट कह पाएंगे, क्योंकि वहां पे पूरे वर्ल्ड वाइड हम डेटा को शेयर कर पाते हैं। अब इंटरनेट से वेब पेज को कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, इंटरनेट आपका कंप्यूटर में कनेक्शन जब होता है तो हम उसे किस प्रकार से हम उसको देख पाते हैं। देखो, प्रत्येक वेब पेज जो होता है वो सर्वर पर स्टोर होता है। जितनी भी जो डेटा है, जितना भी जो सूचनाएं हम कंप्यूटर पर देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसे सर्वर पर स्टोर किया जाता है। सर्वर का एक निश्चित एक आईपी एड्रेस होता है और उस आईपी एड्रेस के जरिए ही हम उस पर्टिकुलर डेटा पर हम पहुंच पाते हैं। तो एक वेब पेज पर पहुंचने के लिए उससे संबंधित आईपी एड्रेस को हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। देखो, अगर किसी वेबसाइट का एड्रेस अगर न्यूमेरिक्स टाइप का होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर ये एक न्यूमेरिक नाम है, अब ये नाम तो हमको याद नहीं हो पाएंगे, तो इस अक्षरों को, ये जो डिजिट आपकी जो दिए हुए थे, इनको आसान बनाने के लिए किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर एक नाम रख दिया जाता है। जैसे www.ignu.ac.in, ये vmu.ac.in, rajasthanuniversity.com। तो जब हमने उस नाम को तो हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, याद भी कर पाएंगे, लेकिन इन डिजिट्स को हम याद नहीं कर पाते, इसीलिए इसको एक नया नाम बोला गया जिसे डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल ncrt.nic.in। तो डोमेन नेम जो होता है वो पर्टिकुलर आपका एक एड्रेस की आपकी पहचान करता है, जिसके जरिए हम उस पर्टिकुलर उस वेब पेज पर हम पहुंच पाते हैं। तो डोमेन नेम का मतलब पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जिसे हम डीएनएस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम इंटरनेट से वेब पेज को लेते हैं, जिसमें हम आईएसपी का यूज करते हैं और साथ ही साथ डोमेन नेम का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर के माध्यम से, यहाँ पर आपका एक डीएनएस एक सर्वर होता है, ये आपका एक वेब सर्वर जहाँ पर वेब पेज रखा हुआ है, और जो डेटा जो आपका ले रहे हैं वो इस प्रकार से एक न्यूमेरिक टाइप का होता है, लेकिन हमको केवल यही आपको याद करना होता है। सोचिए, ये याद करना तो काफी मुश्किल हो सकता था। जब डेटा ले रहे होते हैं वेब सर्वर से, तब तो हम इसी प्रकार से डेटा आपका फैच कर रहे होते हैं, और जो भी डेटा कम्युनिकेशन जब हमारा होता है तो हम ब्राउजर के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से ही हम डेटा को देख पाते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल का एक एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि जितना भी जो वेब पेज हम देख पाएंगे उसे हम वेब ब्राउजर की हेल्प से देख पाते हैं। वेब ब्राउजर इट मीन्स ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट को शो करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल एज। तो ये गूगल क्रोम वगैरह ये सब है आपके वेब ब्राउजर कहलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो था इंटरनेट के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है, और आज जितने भी जो डिवाइसेज जो नेटवर्किंग में हमारे जो यूज में आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर अगली क्लास में। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।